हेलो। और दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार का जो सेकंड पार्ट। हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या किए थे कि आर्टिकल 24 तक कवर कर चुके थे, तो हम लोग आर्टिकल 25 को देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण करने की स्वतंत्रता रखता है। ये अंतःकरण करने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि वो चाहे जिस धर्म को चाहे वो मान सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है किसी धर्म को मानने की तो वो नास्तिक भी हो सकता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी भारत का नागरिक नास्तिक होने का जो अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो आर्टिकल 25 है। ठीक है। दूसरा, उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार करने का वो हकदार है। ठीक है, यानी कि वो जिस धर्म को मानने वाला है उस धर्म का प्रचार प्रसार और आचरण भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बातें कही गई हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। वह हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई, कुछ कोई भी धर्म को मान सकता है। उस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी। ठीक है, वो जिस भी धर्म को मानता है उसमें आचरण जो होगा वो आचरण करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, उसका अभ्यास कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो उसके जो अन्य क्लॉज हैं उसके उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हिंदू धार्मिक संस्थाएं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड वाले में कि हिंदू, ठीक है, जो संस्थाएं धार्मिक, हिंदू जो धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, क्या है, संस्थाएं हैं, हिंदू की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सबके लिए खोली जाएगी। यानी कि जो हिंदू धर्म में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, खास तौर पे बात किया जाए मंदिर वगैरह वगैरह, वो क्या होंगी, सबके लिए खोली जाएंगी। अब यहाँ पे रह की बात हिंदू में कौन कौन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदू का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब यहाँ हिंदू भी है, हिंदू के साथ बौद्ध, बौद्ध के साथ जैन, और जैन के साथ सिख। ठीक है, यानी कि इन एक दो तीन चार पाँच, सॉरी, चार लोगों की बात की जा रही है। कितने लोग बात की जा रही है, चार लोगों की बात की जा रही है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। यानी कि जो इनकी जो धार्मिक स्थल होंगे वो सबके लिए क्या होंगे, खोले जाएंगे। ये इसकी चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, बस में आ रही है। चलिए, तो सबसे बड़ा है कि इसमें आर्टिकल 25 में ही नास्तिक होने की भी बात बोली गई है। जिस धर्म को व्यक्ति चाहता है उस धर्म को मान सकता है, उसकी भी बात कही गई है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं। अभी बात की जाए कि आचरण करने की, क्या करने की, आचरण करने की। तो अभी जैन धर्म में एक आचरण है कि कोई भी व्यक्ति, संथारा का नाम सुने होंगे आप, संथारा। संथारा में क्या होता है कि जो जैन धर्म का व्यक्ति होता है वो अन्न जल त्याग करके अपने बॉडी को क्या करता है कि आत्मा से अलग कर देता है। ठीक है, ये उनका एक प्रोसेस, आचरण है उनका। ठीक है, तो फिर जब कोई एक व्यक्ति खान पीन बंद करके एक तरीके से आत्महत्या कर ले रहा है, तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो आत्महत्या का वो अधिकार है वो किस में आता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उस पर कौन सी धाराएं वगैरह लगती हैं, फिलहाल में पहले क्या होता था, अब क्या होता है, ये हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से तो आत्महत्या ही तो है, जो जैन धर्म के व्यक्ति कर्म वो क्या है, आत्महत्या है। इस बात को जब कोर्ट में उठाया गया, ठीक है, जब इस बात को कोर्ट में उठाया गया तो सबसे पहले बोला गया हाँ ये तो आत्महत्या ही है, तो इसको फिर मना कर दिया गया। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला ये, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया नहीं, ये जैन धर्म में जो संथारा है एक प्रकार का आचरण है। क्या है, आचरण है। तो जब ये आचरण है तो ये आत्महत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसको आचरण की श्रेणी में डाल के कोई भी जैन व्यक्ति संथारा कर सकता है फिलहाल में। अभी अभी बात करें सिखों में, तो सिखों में एक आचरण आपका है ये पंच कक्का वाला। क्या है, पंच कक्का।
यानी कि ऐसी 5 चीज़ें जिसकी शुरुआत कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क से होती है। जैसे केस हो गया, ठीक है, कंघा हो गया, कड़ा हो गया, केस, कंघा, कड़ा, कृपाल, कटार जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ कृपाल भी हो गया, उसके साथ साथ कच्छा। यानी कि 5 चीज़ें, केस, कंघा, कच्छा, सॉरी कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये 5 चीज़ें क्या होती हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनकी ये आचरण, ये क्या है, आचरण। यही वजह है कि जब इन सारी चीज़ों को पगड़ी वगैरह, केस वगैरह पे पहन जब बढ़ाए जब जाते हैं तो इनको बहुत विशेष रूप से देखा जाए तो मना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी ये आचरण ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले का, तो नेक्स्ट में क्या, आर्टिकल्स 26। आर्टिकल 26 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि धार्मिक मामले में प्रबंध करने की स्वतंत्रता किसको है, उस धर्म के जो समुदाय के लोग हैं उनको है, ठीक है। यानी यूँ लीजिए कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामले में प्रबंध करने का अधिकार है, ठीक है ना, करने का अधिकार है। तो इस पे, इस बेस्ड पे एक केस हुआ था। केरल में एक अयप्पा स्वामी जी का मंदिर है, अयप्पा स्वामी। तो जो अयप्पा स्वामी का मंदिर है, वो अयप्पा जो स्वामी थे वो ब्रह्मचारी थे। और जो ब्रह्मचारी होता है वो खास तौर पे स्त्रियों से दूर रहता है। तो जो इन समुदाय के लोग, समुदाय का मतलब यूँ कह लीजिए कि जो मंदिर के जो समूह के लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ब्रह्मचारी थे तो यहाँ पे महिलाओं को आने से वर्जित कर दिया गया। यानी खास तौर पे उन महिलाओं को जो रजस्वला महिलाएं हैं, यानी कि जिनका पीरियड्स आता है, उनको आने से मना कर दिया गया, ठीक है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, ये आर्टिकल 26 जो है आपको प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको दे रहा है, लेकिन एक महिला का मूल अधिकार जो है, आप लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं, कहीं जाना, कहीं घूमना, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो उसको देखते हुए ये अधिकारों से क्या कर दिया, उसको वंचित कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 27, किसकी बात करें, 27। तो आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की उगाही नहीं की जाएगी। यानी ऐसा कह लीजिए कोई ऐसा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया जाए, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी विशेष धर्म को क्या किया जाए, बढ़ावा मिले, ठीक है, या फिर किसी विशेष धर्म के लिए व्यय किया जाए, ठीक है। तो अगर बात करें हम 28, तो 28 में लिखा है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, यानी कि जिसमें 100% कंट्रोल किसका है, जो राज्य पोषित है, ठीक है, जो यानी कि संस्थाएं पोषित किससे हैं, राज्य के द्वारा, यानी कि सरकारों से पोषित जो है 100% उनको अनुदान मिलता है, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती हैं। इसमें ही चीज़ बोला गया, ठीक है। यानी कि जैसे प्राइवेट सरकारी स्कूलों की बात बोला जाए, जो सब जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 29। तो देखिए अगर बात करें 28 वाले में, तो हमारे पास कई टाइप की संस्थाएं हैं। एक तो होता है 100% राज्य से मिल रहा है, एक होता है कुछ अनुदान से मिलते हैं, ठीक है, एक होता है थोड़ा भी अनुदान नहीं मिलता है, एक है कि 100% अनुदान मिल रहा है। तो यहाँ पर तो राज्य जो है वो किसी विशेष धर्म की शिक्षा को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे थोड़ा भी नहीं दे रहा है वो कर सकता है। जैसे प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो कर सकती हैं, जैसे कोचिंग्स वगैरह हो गए वो कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ पे मान लीजिए 20%, 30%, 50% तक अनुदान मिल रहा है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो आर्टिकल 29 की तरफ हम लोग थोड़ा सा रुक करें बढ़ें, तो जब देखा जाए कि आर्टिकल 29 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा, या केवल धर्म, वंश, जाति या भाषा इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। यानी कि अगर बात की जाए तो नागरिकों को प्रत्येक वर्ग जिसमें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति या फिर समुदाय हैं, उससे क्या उनको संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षा संस्था में नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और मूल भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षण संस्थानों में, यानी कि नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा कि वंश, जाति, भाषा या उन आधारों पे उनको राज्य द्वारा सहायता प्राप्त भी की जा सकती है, या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त भी होगा। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 30, इसकी बात करें हम लोग आर्टिकल 30 की बात कर लिया जाए, तो देखिए आर्टिकल 30 में साफ साफ क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 में है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30, ये आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को सॉरी डबल बार हो चुका है, देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या प्रशासन के लिए अधिकार देता है। ठीक है। यानी कि जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात बोला जाए 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 का गठन जो है वो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग ही किया गया। ठीक है। यानी कि जो भी धार्मिक या फिर भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिलते हैं, इसी की बात इसमें कही गई है। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 31 की, तो जो आपका जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31, तो आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। ये 32, सॉरी ये आपका 31, ये 32 है, ये वाला आपका आर्टिकल जो 31 है उसको क्या कर दिया गया है, संशोधन करके हटा दिया गया। अब 31 नहीं है, अब है क्या, डायरेक्ट 30 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा। तो 32 वाले में क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मस्ट है आपको जानने के लिए। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो आर्टिकल 31 है उसको क्या किया गया है, संशोधन करके हटाया गया है। ठीक है। चलिए ये अच्छा, ये कब हटा, कैसे हटा, ये फर्स्ट वाले वीडियो पे मैंने चर्चा कर चुकी है कि आर्टिकल ये हटा कैसे किया हुआ। ये 31 नहीं बल्कि 32 है, ये आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा मानते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या मानते हैं, इसको संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। क्या जारी कर सकती है, रीट, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। ठीक है। कौन कौन सा रीट जारी कर सकती है, कौन कौन सा नहीं कर सकती है, ये उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कितने प्रकार की रीट जारी कर सकती है, 5 प्रकार का। कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार जो है वो कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 32 से मिलता है कि वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। पहला, अगर बात करें फर्स्ट रीट की, तो फर्स्ट रीट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, इसके अनुसार, ठीक है, इस रीट के द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे। न्यायालय बंदीकरण के आधार पर विचार करता है
और यदि वह विधि समय नहीं है तो विधि सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ सुने होंगे कि एक्चुअल में होता क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में। जैसे देखा जाए कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो करता क्या है कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, क्या करता है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है। इसके सामने प्रस्तुत करता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है। तो समझ लीजिए कि उसी का ये विस्तृत रूप क्या है, विस्तृत रूप है। ठीक है ना। अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। दूसरा क्या है, परमादेश। दूसरा आपका है परमादेश, मैंडमस, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं। अच्छा, मैंडमस होता है क्या, देखिए जो परमादेश है रीट लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध जारी होता है। अच्छा, रही बात लोक अधिकारी में कौन कौन से अपवाद हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जो हैं तो वो इनके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। दूसरे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, राज्य जो पाल होते हैं, उनके विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकते। दो ऑब्जेक्शन है, यानी कि जो परमादेश है, थोड़ा सा ये जो परमादेश है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। इसको इन लोगों को छोड़ने के बाद जितने भी लोक अधिकारी हैं इन पर सुप्रीम कोर्ट ये रीट परमादेश वाली, मैंडमस वाली जारी कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जारी क्यों की जाती है, जब कोई लोक अधिकारी अपने विधि द्वारा निर्धारित कार्यों को, ठीक है, निर्वहन कर्तव्यों को अगर निर्वहन ढंग से नहीं करता है तब परमादेश जारी की जा सकती है। थर्ड देखा जाए तो थर्ड आपका है प्रतिषेध। क्या आपका, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे यह रीट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था की विरुद्ध जारी होती है। परमादेश किसके विरुद्ध जारी होता है, लोक अधिकारियों। लेकिन प्रतिषेध जो है वो किसके लिए जारी होता है, न्यायिक संस्थाओं के लिए या फिर अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए। जैसे कैट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। ठीक है, इन सब, ये सब क्या है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। तो ये न्यायिक संस्थाओं या फिर अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी होता है जब वो अपने क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का भी एक दायरा होता है। क्या होता है, एक निश्चित दायरा होता है। अगर वो अपने दायरे से हट कर अगर कोई निर्णय सुनाती है तो प्रतिषेध रीट जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए 3 हुआ। अगर बात करें फोर्थ वाले की, अगर बात करें फोर्थ वाले की तो फोर्थ को बोला जाता है, एक मिनट, अगर बात करें हम लोग फोर्थ वाले की तो फोर्थ में आपका है उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। फोर्थ में क्या है आपका, उत्प्रेषण। फोर्थ में आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में ये बोला गया है ये न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था दोनों के विरुद्ध जारी होती है। ये भी क्या होती है, न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था दोनों के विरुद्ध जारी होती है। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है कि जब ये क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तब। ठीक है, जैसे कि वो अपने क्षेत्र के बाहर चले गए, कुछ निर्णय सुना दिए, ठीक है ना, बस में आ रही है, या फिर जब उनके सुनाए गए निर्णयों पे जब रोक लगाना होगा तब क्या करेंगे, इसको जारी करते हैं। ठीक है, बस में आ रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेषण और इसके पहले जो है प्रतिषेध रीट, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ वाले, बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जिस पर गैर कानूनी तरीके से लोग पद प्राप्त किया हो। यानी कि जो व्यक्ति लोग पद
लोकपद जो है, लोक पद यानी कि किसी भी पद पे अगर वो इलीगल ढंग से अगर हुआ है, ठीक है, तब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि अधिकार परीक्षा जारी करती है। अगर किसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि जो व्यक्ति है वो जो लोक पद जो धारण किया है वो इलीगल ढंग से किया है, तब उसके ऊपर क्या होता है, ये अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो ये आपका आज हम लोग ख़त्म किए हैं कौन सा पार्ट, मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार में हम लोग देखे हैं फर्स्ट, ये 2 वीडियोस अपलोड हुई थी, फर्स्ट वाली इसके पहले, ये वाली ये। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नीति निषेध तत्वों को देखेंगे। धन्यवाद।